नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती 2024 के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा आरआरबी एनटीपीसी सीबीडी 2 में लेवल 6 का 9 मई 2022 को सुबह 10:30 से शाम दोपहर 12 बजे तक का जो पेपर हुआ था उसको बिल्कुल हम आसान भाषा में देखेंगे विद लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक के साथ, ताकि उस वैसे क्वेश्चन या उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन इस बार के आपके रेलवे के एग्जाम में आए तो आप उसे कम से कम समय और ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ कर सकें। ये जो होने वाला है ये प्रैक्टिस सेट 21 होने वाला है। यदि इससे पहले की वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रोजगार एक्सप्रेस का सफर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जिसके अंदर हम जो है बोर्ड मास के थ्रू करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 12। पहले डिवाइड का सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 + 4 अपॉन 3 का क्यूब हो जाएगा ये 27 और -7 + 6 तो ये हमारा 13/26 हो गया। तो ये 1/2 इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है 1/2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ये दो इक्वेशन दे रखी हैं टू वेरिएबल की, इसके अंदर हमें जो है एक्स और वाई जो है फाइंड करना है वेरिएबल। तो ऐसे क्वेश्चन को जो है हम कैलकुलेट बिल्कुल नहीं करेंगे, हम जो है इसको हम बाय ऑप्शन जाएंगे। तो बाय ऑप्शन जाने के बाद हम जो है देखते हैं कि कौन सा जो है ऑप्शन सेटिस्फाई करता है इक्वेशन में। तो पहला रख के देखते हैं। तो ये हमारा 3 × 3 + 2 × 2, तो ये 9 + 4 यानी कि 13, ये बराबर हो गया RHS के। तो यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा मैच कर गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा 3:2। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे जो है ना ट्रिकी जो है क्वेश्चन को बनाने के लिए, कि पहले इक्वेशन में ये वाले जो है ऑप्शन जो है वो भी फॉलो कर रहा है। तो हम जो है इसको एक बार और वेरीफाई करने के लिए इस इक्वेशन में हम डाल के देखेंगे, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसको अगर हम सेकंड ऑप्शन को फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो हमारा ये RHS के बराबर आ रहा है। और अगर हम इसको डालेंगे 4 × 3 = 12, 2 × 2 = 4, यानी कि नहीं, तो दो ऑप्शन पहले इक्वेशन में फॉलो कर रहा है, हमें स्टार्टिंग में दिख रहा है। तो हम इस वाले इक्वेशन ऑप्शन को जो है सेकंड वाले इक्वेशन के थ्रू भी वेरीफाई कराने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें 2 का स्क्वायर -4 × 2 + 4, क्या ये 0 के बराबर आ रहा है? ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4, तो ये 4 + 4 8 और ये -8 तो 0, यानी कि ये RHS के बराबर आ रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है के जो है प्रोडक्ट है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, सबसे बड़े और सबसे छोटी संख्या का इस फ्रैक्शन में। तो पहले तो के निकालो, उसके बाद जो है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसमें हम करेंगे क्या, इसके अंदर हम जो है एलसीएम ले लेते हैं 4, 3, 5, 8 और 4 का। इसका एलसीएम 120 आ जाता है। तो अब इनको बराबर बनाने के लिए जो है हम ऊपर नीचे 30 से इंटू कर लेंगे पहले वाले को। फिर इधर बराबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे 40 से ऊपर नीचे इंटू कर लेंगे इसको। अब तीसरे वाले को ऊपर नीचे बनाने के लिए हम जो है 24 से इंटू कर लेंगे ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे यहाँ हम 24 से इंटू कर लेंगे, और इसको जो है 120 बनाने के लिए जो है हम किससे इंटू कर लेंगे, हम इसको 15 से इंटू कर लेंगे। तो ऊपर नीचे हमने यहाँ 15 से इंटू कर लिया, और यहाँ बनाने के लिए हम जो है 30 से ऊपर नीचे इंटू हम कर लेंगे। तो साफ देख रहे हैं हम यहाँ पे कि जो हर है यहाँ पे वो दो सबके साथ 120 हो गए। तो हमें जो मेन मतलब पड़ेगा वो पड़ेगा किससे, हमारा न्यूमरेटर अंश से। तो जहाँ पे सबसे छोटा अंश तो ये हो गया 30, और सबसे बड़ा अगर हम देखें तो यहाँ आ जाएगा ये 96, ये 75 हो गया, ये 90 हो गया, ये 80। तो सबसे बड़ा तो ये हो गया ग्रेटेस्ट, और स्मॉलेस्ट हो गया ये। तो जो के होगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा इनका। तो के जो होगा इस फ्रैक्शन 1/4 का, यानी कि ये सबसे छोटा और सबसे बड़ा यानी कि 4/5, तो इसका प्रोडक्ट हो गया। तो के की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से 1/5। तो अगर हम 1/k की वैल्यू देखेंगे तो वो आ जाएगी 5। इस 1/k को जो है हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ अगर हम पुट करें तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 5 + 4, और यहाँ आ जाएगा 5 में से 2 गया, तो ये 9 और ये 3, तो 9 3 27 इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है 27। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर समझने में थोड़ी भी दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को दोबारा समझिए, फिर से सोल्यूशन को देखिए, और जो है आपको समझ जरूर आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के रेलवे एग्जाम में भी आपको देखने को ये मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी और सी डी जो है दो पैरेलल टेंजेंट है सर्कल के। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये मान लेते हैं एक ये पैरेलल जो है टेंजेंट हो गई ए बी और सी डी। अब यहाँ ये कहता है कि सेंटर से जो है इसका सेंटर जो है ओ मान लेते हैं। अब पॉइंट पी और क्यू जो है ए बी पे जो है और सी डी पे इस तरीके के पॉइंट है कि जो पी क्यू है सर्कल को आर पे टच कर रही है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा इस प्रकार से होगा कि ये यहाँ पे एक टेंजेंट होगी, तो यहाँ इसको पी पे टच कर रही है और यहाँ ये क्यू पे टच कर रही है, और सर्कल को ये आर पे टच कर रही है। हमें जो है पी ओ क्यू की वैल्यू निकालनी है, हमको जो है ये पी ओ क्यू हमें इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम यहाँ से एक टेंजेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, जैसा कि हम जानते हैं सेंटर से कोई भी लाइन टेंजेंट पे ड्रॉ होती है तो वो क्या होती है परपेंडिकुलर, और वो जो होती है वर्टेक्स का एंगल को बाइसेक्ट कर रही होती है। तो ये एंगल मान लेते हैं θ1 हो गया, और ये एंगल जो है बाइसेक्ट नहीं कर रही होती, ये एंगल जो है θ2। तो ये दो पार्ट में जो है एंगल को डिवाइड कर दिया। तो हमें जो है ये पी ओ क्यू जो कि θ1 + θ2 इसकी ही वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ से मान लेते हैं हम क्या
कि ये यहाँ से परपेंडिकुलर टेंजेंट पे ड्रॉ कर दिया, यहाँ से हमने ये एक परपेंडिकुलर टेंजेंट पे ड्रॉ कर दिया। अब ये जो एंगल, ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन जारी होती है, ये हमेशा क्या करती है, इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, दो बराबर पार्ट में बांट देती है। अगर ये थीटा 1 है तो ये भी थीटा 1 हो गया, और यहाँ जो है अगर ये थीटा 2 है तो ये भी थीटा 2 हो गया। अब एंगल सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन, जैसा कि हम जानते हैं कि एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बन रहे होते हैं उन सबका सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं। तो यहाँ से अगर हम ये देखें 2 टाइम्स थीटा 1 और 2 टाइम्स थीटा 2 एक लाइन के ऊपर बन रहा है, कौन सी लाइन, इस लाइन के ऊपर, ठीक है। तो इनका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये 2 से यहाँ चला गया तो 90 डिग्री। तो ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। यही जो है हमारा आंसर हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें ये जेड की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से जो है ये 4 बारी में चला गया, तो 4 इंटू 2 2 या 4, और ये 12 को अगर हम इंटू कर रहे हैं, 6 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2 प्लस 10। तो यहाँ से देखेंगे तो ये 16 माइनस 24 प्लस 10, तो ये कितना हो गया 10, ये 26, और 26 में से 24 किया 2, तो जेड की वैल्यू आ गई 2। तो ऑप्शन जो है हमारा फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक पिता और जो पुत्र की 5 साल पहले की आयु का जो योग है, रेशियो है, वो 7:2 है। 5 साल के बाद उनकी जो आयु का जो अनुपात हो जाएगा, रेशियो, वो 9:4 हो जाएगा। तो हमें ये बताना है कि कितने साल के बाद फादर की एज जो है दुगनी हो जाएगी बेटे की एज के। मान लेते हैं ये प्रेजेंट एज हो गई, ठीक है, ये फादर और सन की बात हो रही है। तो इस प्रेजेंट एज से 5 साल पहले जो है उनका आयु का जो अनुपात था वो 7:2 था। 5 साल बाद की अगर हम बात करें तो उनका जो था ये अनुपात 9 और 4 का था। अब यहाँ पे हमें 7 दिख रहा है कि ये जो डिफरेंस है 5 का है, और यहाँ पे भी जो डिफरेंस है 5 का है, यानी ये दोनों बराबर है। तो ऐसे जब केस होता है कि जब यहाँ पे इक्वल इंटरवल की एज दे रखी होती है, 5 साल पहले 5 साल बाद, सेम ईयर के गैप पे, तो जो प्रेजेंट एज होती है वो इनके सम हो जाता है, इनका सम हो जाता है। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ये 16 और ये आ जाएगा 8। तो जब हम इसको 6, तो जब हम इसका रेशियो ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8:3। तो ये इनकी प्रेजेंट वर्तमान आयु का जो है जो रेशियो आ गया 8:3 का। अब हम यहाँ साफ देख रहे हैं ये 7 से प्लस 1 ये 1 हो रहा है, यहाँ 2 से प्लस 1 1 हो रहा है। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू जो है किसके बराबर दे रखी है, 5 साल के। तो इनकी जो एज आ जाएगी, एजेस जो आ जाएगी किसकी, फादर की और सन की, वो कितनी हो गई 8 गुना 5, और यहाँ हो जाएगी 3 गुना 5। तो ये हो जाएगी 40 साल, और ये हो जाएगी हमारी 15 साल। अब ये बोलता है कि कितने साल के बाद बाप की एज जो है, फादर की एज, वो पुत्र की एज की दुगनी हो जाएगी। अगर मान लेते हैं यहाँ से अगर हम 10 साल बढ़ा दें, 10 साल बढ़ा दें तो ये कितना हो गया 25, और यहाँ पे अगर हम 10 साल बढ़ा दें तो पिता की आयु कितनी होगी 50 साल। तो हमें साफ दिख रहा है कि ये 50 दुगना है इस 25 के। तो कितना आंसर आ गया इसका, यानी कि 10 साल के बाद ऐसा हो जाएगा कि बाप की आयु, यानी कि पिता की आयु जो है पुत्र की आयु से दुगनी हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 10 साल के बाद। आशा करता हूँ समझ आया होगा। ना समझ आया हो तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए और वीडियो फिर देखिए, जो है आपको समझ जरूर आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछता है कि 450 मीटर लंबी ट्रेन जो है अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चले तो प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को कितनी देरी में वो क्रॉस कर जाएगी। ऐसे केसेस में जब होता है कि जब वो आदमी खंभा पेड़ को क्रॉस कर रहा होता है, क्रॉस करती है ट्रेन, तो एक्चुअल में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होती है वो अपनी दूरी यानी अपनी लेंथ ही ट्रेवल कर रही होती है। तो डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है। तो जो दूरी हो जाएगी वो उसका लंबाई हो जाएगी 450 मीटर। स्पीड दे रखा है हमारा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से इंटू कर लेंगे। यह टाइम निकालना है, ये 3 बारी चला गया, ये 5 दिया 15, 15 दिया 45, यानी कि टाइम जो आ गया वो हमारा 30 सेकंड इसका आंसर आ गया। तो इसका सही आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 30 सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित जो है धनराशि जो है 75% से बढ़ जाती है 10 साल के अंदर यदि वो साधारण ब्याज दर पे लगाई जाए। अब ब्याज दर क्या हमें नहीं पता, तो हमें बताना है कि वो धनराशि कितनी बढ़ेगी 6 साल के अंदर यदि सेम जो है जो ब्याज दर है वो सेम रहे और वो भी साधारण ब्याज पे। तो मान लेते हैं कि 100 रुपए की कोई चीज है, 100 रुपए की चीज 75 बढ़ जाती है 10 साल के अंदर, है ना, और वो कितनी हो जाती है 175। तो 1 साल के अंदर अगर हम देखें 10 साल के अंदर जो चीज बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है 75 रुपए। तो 1 साल के अंदर अगर हम देखें तो बढ़ जाएगी कितना 7.5 रुपए। तो यानी कि 7.5 रुपए 1 साल पे बढ़ेगी 100 पे। तो 100 पे निकाली हुई चीज ही हमारी क्या होती है प्रतिशत। तो जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ गया हमारा 7.5% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, इसका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 7.5%। अब ये पूछता है कि 6 साल में कितनी बढ़ जाएगी, 6 साल में कितनी बढ़ जाएगी। तो 10 साल में अगर वो 75 रुपए बढ़ रही है, ये तो 1 साल में बढ़ गई कितनी, 1 साल में बढ़ रही है 7.5। तो अगर हम 6 साल की बात करें तो ये कितनी बढ़ जाएगी हमारी, ये बढ़ जाएगी 30, 6 पंजे 30 और ये 6 सत्ते 42 और 3 45 और 1 डिजिट के बाद आ गया पॉइंट। तो यानी कि ये 45
रुपए बढ़ गई। अब ये 45 कितने पे बढ़ी है, इस 100 रुपए पे बढ़ी है। तो 100 रुपए पे निकाली चीज क्या होती है हमारी प्रतिशत। तो इसका आंसर जो आ गया वो कितना आ गया हमारा 45%, इसका सही आंसर आ गया। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सेकंड हो जाएगा हमारा 45%। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इनका एचसीएफ निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो है हम या तो बाय ऑप्शन देख लेते हैं। तो अगर आप बाय ऑप्शन जो है इसमें डिविजिबिलिटी देख लेंगे, कौन सा ऑप्शन जो है सबसे बड़े से बड़ा तीनों को काट रहा है, तो वो हम जो है निकाल लेंगे। या तो फिर हम जो है इनका डिफरेंस देख लेते हैं। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा ये 70, और इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 210। अब अगर हम इसका फैक्टर लें तो ये 7 और 10 का फैक्टर हो गया। इधर अगर हम फैक्टर लेंगे तो ये 3, 7 और 10 का हो गया। अब ये 10 यहाँ पे भी 2 और 5 का बन रहा है फैक्टर, यहाँ भी 2 और 5 का। तो हमें ऐसा नंबर लेना है जो सबसे बड़े से बड़ा हो। तो यहाँ पे हमें 7 दिख रहा है, 7 पंजे 35। तो ये 35 एक एकमात्र ऐसा नंबर है बड़ा, सबसे बड़े से बड़ा, जो कि ऑप्शन के अंदर भी है। और अगर हम देखेंगे तो ये हमारा सबसे बड़े से बड़ा नंबर जो है इनको डिवाइड भी कर रहा है। कैसे, अगर 75 को हम 224 से अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 बारी में चला जाएगा, इंटू 7 बारी में चला गया। और 175 की बात करेंगे हम तो ये हमारा कितना चला जाएगा, ये हमारा 3 बारी में, 1 मिनट, ये हमारा कितनी बारी में चला जाएगा, 5 बारी में हमारा ये चला गया। और अगर हम इसके बारे में देखें कि 385 हमारा कितनी बारी में जाएगा, तो ये हमारा 1 बारी में इधर गया 35, और ये 11, तो यानी कि ये 11 बारी में चला गया। तो इसका आंसर जो है चौथा ऑप्शन 35 का सही आंसर हो जाएगा। इसको या तो हम बाय ऑप्शन ही जो है, अगर हम जल्दी डिवाइड कर सके तो बाय ऑप्शन ही देखना सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि 2/3 जो है y का वो 8/15 है z का। तो यहाँ से अगर हम ये बोलें कि 2/3 y का बराबर दे दिया है 8/15 दे दिया है z का, तो यहाँ से ये 2 से ये 4 बारी में चला गया और 3 से ये 5 बारी में चला गया। तो y अपॉन z की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 4/5। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सरकमफ्रेंस जो है सर्कल की वो 308 मीटर दे रखी है, तो एरिया निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है इसके चारों तरफ की दूरी। तो ये कितना होता है हमारा सरकमफ्रेंस सर्कल का, 2πr। ये दे रखा है हमारे को 308। तो ये 2 से अगर हम काटेंगे तो ये हमारा 154 आ गया। तो हम साफ जानते हैं कि जब हमारा 154 होता है, अगर हमारा 154 आ जाए मल्टीपल, तो ये हमारा जो रेडियस होता है वो हमारा यहाँ 7 होता है। हमेशा हमें इस बात का 7 का स्क्वायर होता है। दुगना हो अगर 154 का, तो रेडियस भी जो है 7 का मल्टीपल हो जाता है, यानी कि दुगना। तो अगर हम यहाँ से देखें क्या हो जाएगा हमारा, ये 22/7 रेडियस 154। तो इसको हम जब मारेंगे तो यहाँ 7 बारी में चला गया, तो रेडियस हमारा यहाँ से 49 आ गया, 7 गुना। तो अब यहाँ पे एरिया पूछता है, तो एरिया सर्कल का क्या होगा, πr स्क्वायर। तो पाई 22/7, और आर स्क्वायर की बात करेंगे तो 49 × 49। तो ये 7 से 7 बारी में चला गया। और अगर हम यहाँ पे 7 का मल्टीपल देखें ऑप्शन के अंदर, कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर 7 का मल्टीपल, 7 दूनी 14, 4 9 36। तो यूनिट डिजिट हम नहीं देख सकते क्योंकि सब जगह जो है 6 का मल्टीपल दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पे 7 का मल्टीपल देखें तो 7 का मल्टीपल जो है ये 7 का मल्टीपल है, और ये 7 एकम 7, और ये 63 ये नहीं है 7 का मल्टीपल, और 42 ये भी नहीं है, 49 5 6 नहीं। तो 7 का मल्टीपल ओनली ऑप्शन फर्स्ट है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा 7546 जो है मीटर स्क्वायर, इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि रेडियस जो है बेस कोनिकल टेंट का वो 9 मीटर दे रखा है, और जो हाइट दे रखी है वो 12 मीटर दे रखी है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है कॉस्ट निकालना है इस टेंट को बनाने की। अगर उसकी जो है 100 रुपए पर पाई मीटर स्क्वायर दे रखी है, 100 रुपए उसका रेट है पर पाई मीटर स्क्वायर का। तो ये हो गया कोनिकल टेंट, ये आ गई इसकी रेडियस, ये आ गई हाइट। तो रेडियस तो जो है इसकी 9 दे रखी है, हाइट 12 दे रखी है। अब ये परपेंडिकुलर होता है, तो हमें ये स्लांट हाइट इसकी निकालनी पड़ेगी एल। तो वो क्या हो जाएगी, हमें साफ दिख रहा है कि ये 4 3 और 5 का ट्रिपलेट है। तो ये कितना गुना हो रहा है, ये 3 गुना हो रहा है। तो यहाँ भी 3 गुना हो जाएगा, तो यानी कि 15 मीटर जो है इसकी स्लांट हाइट हो गई। तो अब जो है इसका कॉस्ट टॉप सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है पाई आर एल। कितना हो जाता है, पाई आर एल। अब यहाँ पे जो दे रखा है रेट, वो दे रखा है 100 पर पाई। ये तो ये पाई से पाई कट गया रेट निकालने के लिए हमें। तो ये जो रेट आ गया वो कितना आ गया, रेडियस जो है हमारी 9 आ गई, प्लांट हाइट हमारी 15 आ गई, और ये हो गई हमारी 100। तो यहाँ से साफ दिख रहा है हमारा 9 15 और 9 का जो होता है 135,000। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि इंटरेस्ट जो है 20% की अगर हम बात करें चक्रवर्ती ब्याज, यानी 20% अगर किसी अमाउंट को 3 साल तक जमा करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जो ब्याज मिलेगा उसका डिफरेंस, और 20% साधारण ब्याज पे उतने ही साल यानी 3 साल के लिए इसका डिफरेंस निकाले, तो इनका डिफरेंस जो है 448 है। तो हमें जो है सम इन्वेस्टेड यानी कि कितनी धनराशि लगाई गई है वो हमें निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं
कि 20% की बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट तो जो होता है वो सिंपली क्या हो जाएगा 3 साल के लिए, अगर हम टाइम देखें तो सिंपल इंटरेस्ट तो जो होगा वो 20 इंटू 3 यानी कि 60% हो गया। अगर यहीं हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 3 साल के लिए, तो हम पहले तो 2 साल का निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद 3 साल का। तो 2 साल का निकालने के लिए 20 प्लस 20 इंटू 20/100, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 20 40 और ये 2 44, तो यानी कि 44% हो गया। ये किसके लिए, 2 ईयर्स के लिए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम 3 साल के लिए निकालें तो ये कितना हो जाएगा हमारा 44 प्लस 20 प्लस 44 इंटू 20/100, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 64। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हमारा 88, एक जीरो से एक जीरो गया, नीचे एक जीरो बचा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 72.8%। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ टाइम के हिसाब से देखें, और ये टाइम, ये साधारण ब्याज का देख लेते हैं और ये चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर यहाँ पे 20% है और यहाँ भी 20% है और 3 साल दोनों जगह टाइम है, तो ये तो आ गया हमारा 60%, और यहाँ जो आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट वो आ जाएगा हमारा 72.8%। तो ये जो डिफरेंस दिया है कितना 12, ये जो डिफरेंस है कितना हमारा आ जाएगा, ये 12.8%। इसी की वैल्यू जो है कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 448। तो ये कितना गुना हो गया, अगर हम ये देखें यहाँ से तो ये हमारा हो गया, अगर हम इसको डिवाइड कर लें, एक सेकंड यहाँ से जो हम डिवाइड करके देखते हैं इसको, कि 12.8% की वैल्यू जो है कितनी है 448। अब हमको जो है 100% की वैल्यू निकालनी है, यही जो है हमारा सम हो गया। तो ये कितना आ जाएगा 448 अपॉन 12.8 इंटू 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा आंसर 3500 के बराबर। तो यानी कि जो इसका ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि कोई एक अमाउंट सम है, धनराशि है, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर लगाया जाए तो वो 56,180 बन जाती है 2 साल के अंदर, और 59,550 80 पैसे बन जाती है 3 साल के अंदर। तो हमें वो धनराशि बतानी है, यानी सम कितना है। तो मान लेते हैं वो एक प्रिंसिपल लगा है P, इस प्रिंसिपल से वो 2 साल के अंदर तो जो है कितनी बन जा रही है 56,180। फिर बाद में क्या हो रहा है कि 1 साल बाद, यानी कि इसी के 1 साल बाद, यानी कि स्टार्टिंग से 3 साल बाद, तो ये जो धनराशि बन जा रही है वो बन जा रही है 59,550 और 80 पैसा। तो अब हमें जो है प्रिंसिपल निकालना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो है हम आप देखते हैं कि ये प्रिंसिपल मान लेते हैं P है, प्रिंसिपल P है। अभी किस रेट ऑफ उससे रेशियो से बढ़ रहा है, ये किस रेशियो से बढ़ रहा है, तो ये अमाउंट हो गया ऊपर, ये अमाउंट हो गया कम, ज्यादा, ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया। तो यानी कि 59,550 अपॉन 561800, यहाँ से जो पॉइंट था वो हटा के हमने 0 0 कर लिया, तो ये हो गया इसका स्क्वायर, यानी कि 2 साल के बाद। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 56,180। यही बात हुई ना कि इस प्रिंसिपल को इस रेशियो में 2 साल बढ़ाएंगे तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा 56,180। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो ब्याज पे भी ब्याज लग रहा है। तो यानी कि इस प्रिंसिपल पे इस रेशियो में, यानी कि जिस रेशियो में ये 1 साल पे बढ़े हैं उसी रेशियो को स्क्वायर कर देंगे, तो ये 2 साल के बाद जो है यहाँ पे जो रेट आएगा वो आ जाएगा 56,180। तो एक्चुअल में अब यहीं पे जो है हमें अपना काम करना है कि प्रिंसिपल निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो देख के लग रहा है कि कैसे सॉल्व करें, तो हम यहाँ पे जो है डिजिटल सम का मेथड लगाएंगे। डिजिटल सम का मेथड लगाने के लिए हम क्या करेंगे देख लेते हैं। तो यहाँ 9 से ये 9 कट गया, ठीक है, 8 से 1 ये 9 कट गया, बचा कितना 4, 5 4 9, ये भी कट गया, बचा कितना 5, ये बच गया 5, 8 से 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, और बचा कितना 2, तो बचा 2। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करने के लिए अगर हम देखें तो ये कितना है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 7 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे अगर हम देखें 8 और 1 9, 6 3 9, ये बचा 2, तो यहाँ पे 25 हो गया, 5 2 7, 2 2 4 4। तो अब ये 7 से इंटू कर देंगे ऊपर नीचे, ताकि डिनोमिनेटर का सम रेट डीएफ जो है डिजिटल सम 1 आ जाए। 7 चौका 28 होता है, तो 28 को जब हम ऐड करेंगे तो 10, यानी डिजिटल सम 1 हो गया। और ये कितना होता है 49, 49 का डिजिटल सम कितना हो गया हमारा 4। तो यानी कि अब जो प्रिंसिपल आएगा वो आ जाएगा 2/4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ऊपर नीचे 5 से इंटू कर देते हैं, नीचे का डिजिटल सम 1 बनाने के लिए, तो ऊपर आ गया 5। तो प्रिंसिपल का डिजिटल सम जो होगा ऑप्शन के अंदर वो क्या आएगा 5। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका प्रिंसिपल का डिजिटल सम 5 है, तो वो साफ दिख रहा है हमें, ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर है, जिसका डिजिटल सम जो है 5 है। ठीक है, और बाकी किसी का भी डिजिटल सम 5 नहीं है। कैसे, अगर हम इसका देखें तो ये 5 5 10 2 12 2 और 1 3 ये नहीं है, 5 4 9 नहीं है, फिर ये 8 और 1 9, 7 3 10 ये भी नहीं है। तो डिजिटल सम 5 जो है इसी का ही है, तो हमें इसे सॉल्व नहीं करना है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। डिजिटल सम का कंसेप्ट जो है आपको समझना जरूरी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन इजी जो बाकी लोग सॉल्व कर ले आप छोड़ सकते हैं, तो आपको डिजिटल सम भी पढ़ना जरूरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे जो है ये इसको सिंप्लीफाई करना है। इसका जवाब जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहले जो है सही जवाब को हार्ट लाइक मिल जाएगा, ताकि जो है अगले आने वाले कमेंट करने वाले बच्चों को जो है उसका सही आंसर पता चल जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये इक्वेशन दे रखी है, जिसके अंदर हमें जो है cos x स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें निकालना है।
तो हम जो है इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 प्लस टेन थीटा प्लस 1/1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 4। यहाँ टेन थीटा को मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बार बार नहीं लिख रहा। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो जब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, ये 1 माइनस टेन प्लस 1 प्लस टेन अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 4। तो ये 10 से ये 10 कट गया, तो ये आ गया हमारा 2/1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये 2 से यहाँ 2 चला गया। तो अब जो है यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। अब जो है इस टेन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू 1/2, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इस टेन स्क्वायर थीटा की अगर हम बात करें तो ये हम इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ वही किया। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, क्योंकि जो सेक स्क्वायर थीटा होता है वो 1/cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमें 1 माइनस 2/3 करना पड़ेगा, तो ये 1/3 आ जाएगा। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। क्यों, क्योंकि 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 के बराबर होता है, हम सबको पता है। तो अब यहाँ से साइन की वैल्यू भी आ गई, यहाँ से कॉस की वैल्यू भी आ गई, या एक्चुअली में बोला जाए सेक की वैल्यू। तो इनको जब हम यहाँ पुट कर लेंगे, अब इनको जब हम यहाँ पुट करेंगे तो सेक कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1/3 है, तो साइन का उल्टा ही तो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये 3 हो गया। तो यहाँ पे 3 हो गया, प्लस सेक स्क्वायर थीटा हमारा 3/2 आया, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 6 और ये 3 9, तो 9/2 इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर है 9/2, एक्सप्लेन करके। एक्चुअल में क्या है, इतना हमें लिखना नहीं है, इसमें कई स्टेप्स ऐसे हैं जो हम उसको स्किप कर सकते हैं, है ना। स्किप करते हुए अगर हम चलेंगे तो हम जो है इसमें जल्द से जल्द इसको कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि पी क्यू आर एस जो है किसी काम को पी क्यू आर एस जो है किसी काम को 40 90 और 36 दिन में कर लेते हैं। अब बोलता है क्या, पी स्टार्ट करता है उस काम को और क्यू जो है 7वें दिन पे उसको ज्वाइन करता है, और आर जो है शुरुआत होने के 8 दिन के बाद ज्वाइन करता है। तो बताना है कितने दिन तक आर ने काम किया। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं पी जो है 40 दिन तक काम कर सकता है, क्यू उसी काम को 90 दिन में कर लेता है और उसी काम को 36 दिन में कर लेता है। तो मान लेते हैं कि भाई ये कर क्या रहे हैं कोई काम, तो जो टोटल वर्क जो होगा इनका एलसीएम हो जाएगा 40 90 और 36 का। तो इसका एलसीएम अगर लेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारा 360। तो अगर हम 40 से डिवाइड करेंगे 360 को तो 9 बारी में, यहाँ ये 4 बारी में चला जाएगा और यहाँ जो है 10 बारी में चला गया। पी ने तो स्टार्टिंग से काम किया है ना, पी ने अगर हम देखें जब तीनों के जब तक काम करते हैं उस कंडीशन तक देखें तो पी ने 8 डेज तक तो वर्क किया। तो 8 दिन तक पी का काम कितना हो जाएगा, 9 × 8 72। अब क्यू ज्वाइन करता है क्या, 7 दिन के बाद, क्यू ज्वाइन हिम आफ्टर 7 डेज। तो यानी कि 8वें दिन पे आर ने ज्वाइन किया, तो एक ही दिन के लिए क्यू ने काम किया, है ना। कितना काम किया, 4 × 1 यानी कि 4। ये कितना हो गया हमारा, ये काम हो गया 76। तो यानी कि 360 में से 76 अगर हम माइनस करते हैं तो बचा कितना, 284। ये काम जो है पी क्यू और आर तीनों ने मिलकर किया। अब जो है तीनों के द्वारा कितने दिन में किया जाएगा ये काम पी क्यू आर, इनकी एफिशिएंसी अगर तीनों की देखी जाए तो कितनी हो जाएगी हमारी, ये 23 की हो जाएगी। तो अब ये कर कितना काम करना है, इनको कितना काम करना है, इनको 284 काम करना है। तो ये 2/23 ये इतने टाइम में करेंगे। तो यानी कि अल्टीमेटली हमें ये बताना है कि आर ने कितना दिन काम, फॉर हाउ मेनी डेज डिड आर वर्क, तो आर ने इस काम को कितने दिन में किया। तो यानी कि तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 23, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, इसको अगर हम देखेंगे तो 23 से जब काटेंगे तो 1 2 8/8 सही 12 सही 8/23 दिन। तो इतने दिन के अंदर जो है बाकी बचा हुआ काम पी क्यू आर करेंगे, जिसमें आर जो है कंटिन्यू काम कर रहा है। तो आर ने 12 सही 8/23 दिन काम किया। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। दोबारा से अगर नहीं समझ आया तो क्वेश्चन को पढ़े और सोल्यूशन देके समझ जरूर आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहता है कि एवरेज जो दे रखा है 30 नंबर का वो 55 दिया हुआ है ना, और पहले 15 नंबर का एवरेज 51 दिया है। तो ये मान लेते हैं नंबर्स जो दे रखा है और यहाँ एवरेज, तो यहाँ जो सम आ जाएगा है ना, नंबर 30 है एवरेज 55 है, तो इनका जो सम हो गया वो कितना हो गया 1650, इनका मल्टीप्लाई हो जाता है। अब वो क्या करता है कि पहले 15 नंबर का एवरेज 51 दिया हुआ है ना, तो ये इसका जब सम कितना आ जाएगा 765। उसके बाद कहता है कि लास्ट के 12 नंबर का एवरेज जो है 56 दिया हुआ है, तो इनका सम कितना आ जाएगा 672। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 7, ये आ जाएगा 13 और ये हो जाएगा 7 7 14, तो यानी कि 1437। तो अब हम 1650 में से
1437 अगर हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 213, है ना। तो अब ये पूछता क्या है कि रिमेनिंग 3 नंबर और ये 6874 का एवरेज निकालना है। तो रिमेनिंग 3 नंबर का तो सम जो है 213 आ ही गया। अब इसके अंदर हमें और क्या ऐड करना है, 6874। तो अगर हम इनका सम देखेंगे तो इनका सम जो है 355 आ जाएगा। अब इसको जो है हम डिवाइड कर देते हैं, तो एवरेज निकालने के लिए क्या हो गया, 355 डिवाइडेड बाय 3 नंबर, तो ये हो गया 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा कितना हमारा 71 इसका आंसर। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा 71। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ √6 माइनस 4, ठीक है, ये दे रखा है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, वाई क्यूब प्लस 12 वाई स्क्वायर प्लस 48 वाई। तो यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 6 की क्यूब 1/3 यानी क्यूब रूट। अब यहाँ पे हम दोनों साइड हम क्यूब कर लेते हैं, है ना, दोनों साइड क्यूब कर लेंगे तो इस क्यूब से ये क्यूब कट जाएगा, क्यूब रूट। अब यहाँ अगर हम इसको खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई क्यूब प्लस 64 प्लस 12 वाई स्क्वायर प्लस 48 वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब का हमने फॉर्मूला लगाया, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। इसी चीज को हम ऐसे लिखते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab फिर a प्लस बी। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पे देखो वाई क्यूब प्लस 12 वाई स्क्वायर और 48 वाई, यानी कि ये वाई क्यूब 12 वाई प्लस 48 वाई का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6 माइनस 64। किसका, वाई क्यूब प्लस 12 वाई प्लस 48 वाई का, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा -58। तो यहाँ पे आ जाएगा -58 प्लस 100, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 42 इसका आंसर आ जाएगा। तो सही ऑप्शन जो होगा इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 42। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, इसका जवाब भी जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आएगा इसका जवाब, है ना। पहले सही वाले आंसर को हॉट लाइक मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है कि 23.5% किसी नंबर का जो है 11.575 दे रखा है। मान लेते हैं वो नंबर 11 है, तो इसका जो है 23.5% तो 23.5 ही हुआ। अब इसकी वैल्यू जो है 11.75 दे रखी है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये कितने गुना है, ये 0.5 गुना है, तो ये भी 0.5 गुना हो गया। तो यानी कि अगर हम करें तो 50, तो यानी इसका सही आंसर क्या आ गया, 50। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एबीसीडी जो है एक रेक्टेंगल दे रखा है ना। एबीसीडी एक रेक्टेंगल पहले बना लेते हैं। ये हो गया रेक्टेंगल हमारा एबीसीडी। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि ए बी सी डी, ये हमारा जो है 10 सेंटीमीटर और ये हमारा जो है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करना है ना, जो कि 3 इसकी साइड को टच कर रहा है, सर्कल की रेक्टेंगल की 3 साइड को ये टच कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं एक सर्कल हो गया। अब ये सेंटर हो गया, इसके ओ सेंटर है इसका, ठीक है। अब यहाँ से जो है क्या बोलता है कि हमें एरिया निकालना है किसका, ओ बी सी का, है ना, ओ बी सी, यानी कि इस वाले ट्राइंगल का जो है एरिया हमको निकालना है। अब हमें साफ दिख रहा है कि अगर ये यहाँ से अगर हम ड्रॉ करते हैं सेंटर से एक परपेंडिकुलर, अगर ये कंप्लीट 4 है 8 है, तो ये क्या हो गया, एक्चुअल में ये डायमीटर हो गया सर्कल का, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 4, है ना। ये रेडियस 4 हो गया। अब यहाँ से भी एक ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो अब जो एरिया हो जाएगा क्या, एरिया हो गया ट्राइंगल ओ बी सी का, वो होता है हाफ इंटू बेस, बी सी इंटू हाइट, हाइट हो जाएगा क्या, ये रेडियस, तो रेडियस कितना है 4, तो ये 2 से 2 बारी में चला गया। और बीसी जो आएगा इसका कितना आ जाएगा 8, दे रखा है हमको, 8 इंटू 2 तो कितना 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि राइट सर्कुलर कोन दे रखा है जो हेमिस्फीयर के ऊपर बना हुआ है ना। हेमिस्फीयर के ऊपर एक ये राइट सर्कुलर कोन बना है। मान लेते हैं कि एक ये राइट सर्कुलर कोन है ना, ये बना है हेमिस्फीयर के ऊपर ऐसे, ठीक है, हेमिस्फीयर के ऊपर बना है। अब जो इसका क्या बोलता है कि बेस रेडियस दोनों का इक्वल है, हेमिस्फीयर और कोन का। यहाँ पे डायमीटर जो दे रखा है हेमिस्फीयर का वो 12 दे रखा है, तो रेडियस 6 सेंटीमीटर हो गया। और जो हाइट दे रखी है कोन की वो कितनी दे रखी है, वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें कॉस्ट निकालना है पेंटिंग करने का इस कंपाउंड को। यदि 25 रुपए लिया पर पाई का, है ना, 25 टू पेंट पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि अगर पाई सेंटीमीटर का एरिया है तो उसको 25 रुपीज ले रहा है, तो 1 का कितना हो गया 25 बाय पाई, कितना रुपए लेगा वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल में क्या आ गया, ये हमारा आ गया रेट, ये रेट हो गया। अब यहाँ पे जो है साफ दिख रहा है ये क्या, ये 4, ये 3 और ये 5, है ना, इसका ट्रिपलेट बन रहा है 3 4 5 का, लेकिन ये हो क्या रहा है, ये दुगना हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी दुगना हो गया, तो यानी कि ये 10 सेंटीमीटर इसकी स्लांट हाइट आ गई, ठीक है। अब इसका जो रेट आएगा, पहले तो कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं टोटल ऑब्जेक्ट का, तो
कोण का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है पाई आर एल, प्लस इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से जो है रेट निकाल लेते हैं, है ना। रेट निकालने के लिए सबसे पहले तो पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से एल हो गया और यहाँ से 2 आर। अब इसको इंटू कर देंगे किससे, 25 बाई पाई से, जो कि हमारा रेट है। तो ये पाई से पाई चला गया। रेडियस हमारा 6 आई रखा है, स्लांट हाइट हमारा 10 है, रेडियस 6 है, तो ये 2 से इंटू करेंगे तो 12 हो गया, इंटू 25। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 22 और 6, 25 को 6 से इंटू करते हैं तो 150 और ये हो जाता है 22। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 3300। तो इसका सही आंसर जो हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो गया 3300 रुपीज, यानी 3300 रुपए लगेंगे पेंट करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इधर कहता है कि 2 sin y प्लस cos y जो है √5 टाइम्स दे रखा है किसके, sin y के। तो हमें 10 y की वैल्यू निकालनी है। अब हम 10 निकालते हैं तो 10 हम जानते हैं sin बाय cos होता है, तो इसको हम जो है cos से डिवाइड कर लेते हैं, है ना। इसको जो है हम cos से डिवाइड कर लेंगे, तो ये cos यहाँ 1 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 10 y प्लस 1 इज इक्वल टू √5 10 y, है ना। तो अगर हम यहाँ से साइन से, सॉरी हमने क्या करा है साइन बाय कॉस से किया ना, तो हमने साइन से साइन वाई, तो हम जो है क्या निकाल रहे हैं, है ना। हम यहाँ पे जो है एक्चुअल में यहाँ पे देखें तो 10 बाय एक साइड ले लेते हैं, तो 10 बाय जब हम एक साइड ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 10/√5 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो 10y जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 1/√5 माइनस 2। अब जो है इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, √5 प्लस 2, तो √5 प्लस 2, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी से देखेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 √5 से √5 कट जाएगा तो 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये √5 प्लस 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा √5 प्लस 2, है ना। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। यहाँ पे एक चीज मैं और लिख देता हूँ कि यहाँ हमने किया क्या है, एक्चुअल में ये जो हुआ है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी लग गई है यहाँ पे। तो यहाँ नीचे जो है √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया √5 प्लस 2, तो ये स्क्वायर से √5 चला गया तो 5 माइनस 2 2 4, तो ये हमारा 1 आ गया, है ना। तो आंसर जो है √5 प्लस 2 हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें इस डेटा का जो है मीन दे रखा है 21.25 और जो मोड दे रखा है वो इस ऑब्जर्वेशन का वो दे रखा है 29। अब यहाँ पे हमारे इस डेट ऑब्जर्वेशन के अंदर एक वेरिएबल है के और यहाँ वेरिएबल है पी, तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो पी माइनस के की वैल्यू निकालनी है। जैसा कि हम जानते हैं मीन जो होता है वो एवरेज औसत को ही कहते हैं, और मोड जो होता है हमारा वो सबसे ज्यादा रिपीटिंग, यानी कि जो सबसे ज्यादा रिपीट कर रही हो नंबर डेटा के अंदर, उसको हम मोड कहते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर हम मीन निकालने की बात करें तो मीन क्या आ जाएगा, अगर हम इनका सम लेंगे तो इनका सम जो आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 130 प्लस 2k/8। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है हमारी वो कितनी है 8 है। तो ये कितना दे रखा है हमें, ये मीन जो है एवरेज कितना दे रखा है, वो दे रखा है 21.25। अब यहाँ से अगर हम के की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो यहाँ के की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब जब ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 170। अब यहाँ से 2k की वैल्यू निकालेंगे तो वो 170 माइनस 170 माइनस 130 जो कि आ जाएगा हमारा 40। तो k की वैल्यू आ जाएगी 40 से जो है हम 2 से 40 को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से ये 20 टाइम्स चला जाएगा, तो k की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ अगर हम मोड को देखें तो मोड जो है यहाँ 29 दे रहा हुआ है, 29 अगर मोड दिया है तो इसका मतलब 29 जो है मोस्ट रिपीटिंग है ना, ये हमारा मोस्ट रिपीटिंग नंबर है यहाँ पे, यानी कि ये बहुत बार आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो मोस्ट रिपीटिंग नंबर बनाना है तो ये 29 जो है एक बार आ गया, और यहाँ पे सेम वेरिएबल p और p है, तो यानी कि इनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, p की वैल्यू भी 29 हो जाएगी। तो यहाँ पे p माइनस k क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 में से 20 गया तो 9। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, इसका सही आंसर हो जाएगा 9। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक 1/7 नंबर जो है, कोई भी 1/7 नंबर मान लेते हैं, एक नंबर है p, उसका 1/7 जो है उस नंबर के हाफ से 15 कम है, ठीक है। तो मान लेते हैं वो नंबर क्या माना हमने p, तो इसका 1/7 जो है उस नंबर के हाफ से 15 कम है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कितना हो जाएगा, इस p/7 को इधर इस साइड ले गए और इस 15 को इस साइड ले गए, तो p/2 माइनस p/7 इज इक्वल टू 15। अगर हम यहाँ से p की वैल्यू निकालें तो अगर इनका एलसीएम ले लेते हैं 14 हो गया, ये 7p माइनस 2p इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से अगर आ जाएगा कितना हमारा 5p/14 इज इक्वल टू 15। तो ये 5 से ये 3 बारी में चला गया और p की वैल्यू जो है हमारी कितनी आ जाएगी 42। तो अब ये पूछता है कि इनका डिजिटल सम क्या होगा, यानी कि डिजिटल सम डिजिट्स का सम क्या होगा, 4 2 6, तो 6 इसका आंसर हो गया, तो जो कि ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, वही काम को औरत जो है 30 दिन में करती है,
तो मान लेते हैं आदमी ने 20 दिन लिए किसी काम को करने के लिए, है ना, टोटल वर्क, और वही जो टोटल वर्क जो हम मान लिया हमने वो कितना हो गया, औरत जो है 30 दिन में कर रही है। तो यहाँ से हम साफ देख रहे हैं कि मैन अपॉन वुमेन, इनकी जो एफिशिएंसी आ जाएगी, एफिशिएंसी का जो रेशियो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 30/20। तो जब हम रेशियो में लेंगे तो ये 3/2 हो गया, ये हो गया इनकी एफिशिएंसी का। तो अब हम टोटल वर्क जो है निकालें तो वो कितना हो जाएगा, चाहे तो हम इधर से निकाल लें चाहे इधर से निकाल लें। तो एक आदमी जो है एक दिन में अगर 3 यूनिट काम करता है तो 20 दिन में कितना काम करेगा, तो टोटल वर्क हो गया हमारा 3 × 20, तो ये आ गया हमारा 60 यूनिट काम जो कि करना है। अब ये 60 यूनिट काम को जो है कैसे करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं कि 2 आदमी लग रहे हैं और 3 औरत लग रही है, तो हमें टाइम बताना है कितने दिन में करेंगे। तो 60 यूनिट का काम जो है 2 आदमी, एक की एफिशिएंसी है 3, तो 2 की कितनी हो गई, 2 × 3, और यहीं पे 3 औरत, एक की एफिशिएंसी है 2, तो 3 की हो गई 3 × 2, तो ये हमारा कितना आ गया, ये 3 दूनी 6, यहाँ पे भी 6, तो 6 और 6 12, तो 60/12 ये हो गया। अब जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 डेज, तो यानी कि 5 दिन के अंदर 60 यूनिट का काम 2 आदमी और 3 औरत मिलकर कर लेंगे। तो इसका सही आंसर जो हो गया क्या हो गया, 5 डेज। ऑप्शन थर्ड हमारा इसका सही आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें डिफरेंस निकालना है मोड का और मीन का इस ऑब्जर्वेशन के अंदर, है ना। अब देख लेते हैं मोड। जैसा कि हम जानते हैं मोड का मतलब क्या होता है, मोस्ट रिपीटिंग, है ना, जो सबसे ज्यादा जो है हमको क्या नाम है रिपीट कर रहा होगा, है ना, मोस्ट रिपीटिंग नंबर हो गया हमारा। अब मीन का मतलब तो वही है एवरेज, तो यहाँ पे अगर हम एवरेज निकालें, है ना, मीन अगर हम निकालें तो मीन कितना हो जाएगा हमारा, इनका सम। जब हम इनका सम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 80, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है हमारी वो है 10, तो यहाँ से 8 आ गया मीन। और हम मोड देखें तो मोड इसके अंदर सबसे ज्यादा रिपीट करने वाली नंबर क्या है, डेटा क्या है, इस डेटा के अंदर नंबर क्या है जो सबसे ज्यादा रिपीट कर रहा है, वो है 12। तो अगर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आ गया 4, तो इसका सही आंसर जो हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन थर्ड हमारा इसका सही आंसर हो गया 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक इक्वेशन दे रखी है कि 0.17y जो है वो 10.2 के बराबर है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल कुछ नहीं, डिवाइड हो जाएगा ये 10.2/0.17, ठीक है। अब यहाँ से जो है ये 2 जीरो यहाँ आ गया, और ये एक पॉइंट से नीचे 1 जीरो आ गया, तो यहाँ से 1 जीरो कट गया। अब 17 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये हमारा कितनी बार जाता है, 6 बारी में, तो यानी y की वैल्यू आ गई 60, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 5000 रुपए दानिश के पास जो है 5000 रुपए हैं, और वो क्या करता है, उसका एक हिस्सा 5000 का जो है इस 5000 का एक हिस्सा वो 12% के साधारण ब्याज पे दे देता है, और जो बचा हुआ हिस्सा है उसको 10% साधारण ब्याज के उस पे दे देता है। यदि उसके पास कुल ब्याज दर ब्याज की राशि, कुल ब्याज जो है 2 साल के बाद जो है 1072 रुपए आता है, तो बताना है दानिश ने 12% पे जो क्या नाम है राशि दी थी वो धनराशि कितनी थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये 5000 रुपए हैं टोटल, उसने 2 हिस्से में दे दिया, एक तो दिया उसने 10% पे और दूसरा दिया उसने 10% + 2% यानी 12% पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखना है कि हम चाहें तो 2 साल के डायरेक्ट कैलकुलेट कर ले, है ना, लेकिन हम एक क्या करते हैं कि 2 साल का जो ब्याज आया उसके पास 1072 आया, तो यही 1 साल का अगर हम ब्याज देखेंगे तो ये 1 साल का ब्याज आ जाएगा हमारा 536 रुपए, ठीक है। अब अगर हम 5000 के अगर 10% निकाल लें तो ये हमारा कितना हो गया, 500 रुपए। तो यानी कि इस 1 साल में जो 536 रुपए मिले उसमें से 500 रुपए तो ये 10% के ही हो गए जो इसको मिले होंगे इन दोनों जगह पे, है ना, और बाकी बचा हुआ 36 रुपए वो किसकी वजह से आया, ये 2% जो एक्स्ट्रा उसको एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दे रखा है। तो यानी कि ये 2% जो है किसकी वजह से 36 रुपए ज्यादा आए हैं, है ना। तो अगर हम इसका 100% निकाल लें, तो इसको 50 से गुना कर देंगे, है ना, इसको हम 50 से गुना कर दें और इसको भी हम 50 से गुना कर दें, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1800 रुपए। तो यानी कि 12% पे दी हुई धनराशि जो है दानिश के द्वारा कितनी है, 1800 रुपए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, 1800 रुपीज इसका सही आंसर, है ना। सॉल्यूशन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, है ना। सॉल्यूशन अच्छा है, आप जो है इसको एग्जाम अप्रोच आपकी यही होनी चाहिए कि एग्जाम के अंदर कम से कम टाइम में कैसे आप इसको कर सके। तो इतना अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक व्यक्ति जो है किसी सर्टेन डिस्टेंस यानी कुछ निश्चित दूरी को जो है निश्चित गति से तय करता है। यदि वो अपनी स्पीड को 30% से बढ़ा दे तो वो 15 मिनट कम लेता है उस सेम डिस्टेंस को यानी कि दूरी को तय करने में। तो हमें बताना है कि यदि वो अपनी ओरिजिनल यानी कि पहले जिस गति से चल रहा था उसी गति से चले तो कितना टाइम लगेगा उसको वही डिस्टेंस यानी उसी दूरी को कवर करने में। तो एक चीज हमेशा देखें कि डिस्टेंस जो होता है हम सब जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना। अगर ये कांस्टेंट हो जाए, डिस्टेंस जो है कांस्टेंट हो जाए तो जो स्पीड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि विपरीत हो जाता है टाइम के। यानी कि अगर टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम हमारा घट जाएगा, है ना। ये हमारा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो है वो क्या कहता है, यहाँ वो ये कहता है कि जो स्पीड है उसकी अगर 30% का
मतलब कितना होता है कि 3/10, यानी कि 10 पे 3 का घटाव। अगर स्पीड उसकी पहले 10 थी तो अब स्पीड कितनी हो गई, इसने इंक्रीज कर दिया, सॉरी यहाँ पे स्पीड 30% इंक्रीज कर दी, तो 10 पे 3, तो यानी कि अब स्पीड हो गई उसकी 13। कितनी हो गई, 13। तो जो टाइम हो जाएगा वो इसका उल्टा हो जाएगा। 13 अगर पहले वो टाइम लेता था तो अब वो 10 टाइम लेगा। तो ये जो 3 का घटाव आया है, इस की वैल्यू जो है, इस यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, 15 मिनट। कितनी दे रखी है, 15 मिनट। तो यानी कि ये कितना गुना है, ये 5 गुना है। तो अब ये ओरिजिनल, यहाँ तो हो गया, ये ओरिजिनल की बात हो रही है, ये हो जाएगा 9, यानी कि अब की। तो ओरिजिनल में वो स्पीड कितना लेगा, 5 से इंटू कर देंगे, तो यानी कि 65 मिनट। 65 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 5 मिनट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 घंटा 5 मिनट, है ना। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि राम ने जो है 10% का डिस्काउंट दिया अपने मार्क प्राइस पे, है ना, और उसने जो है 12.5% का जो है मुनाफा लिया उस डिस्काउंट देने के बाद भी। यदि राम जो है ये डिस्काउंट ना देता और उसको मार्क प्राइस पे बेच देता तो उसका जो है मुनाफा यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अंकित मूल्य, है ना, मार्क प्राइस। ये हो गया हमारा क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। अब 10% की छूट दी है, तो 10% की छूट का मतलब होता है 1 की छूट 10 पे, और 10 पे जो छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पे दी जाती है। तो 10 की छूट दे दी, 10 रुपए पे 1 की छूट दे दी, 9 उसका विक्रय मूल्य हो गया। अब उसको क्या हुआ है, 12.5% की हानि लाभ हुआ है। तो 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी 8 पे 1 का प्रॉफिट। तो ये कैसे निकाला, ये मैंने पहले भी वीडियोस में बताया, आप वहां जाके जरूर देखिए। और मान लेते हैं 8 की चीज है, 1 का लाभ, यानी कि 9 पे बेच दिया। तो यहाँ सेलिंग प्राइस दोनों जगह बराबर है, तो यानी कि अब हमें कुछ नहीं करना, इक्वेशन हमारी जो रेशियो है वो बिल्कुल सही आ गया। तो अब वो क्या कहता है कि 10 रुपए में ही बेच दिया, है ना, सेलिंग कर दिया। तो ये 10 रुपए में बेच दिया, तो यानी कि 2 का मुनाफा हो गया। तो अब ये 2 का मुनाफा 8 पे हुआ और प्रतिशत में निकालना है, तो 100 से इंटू कर दिया। ये 2 से 4 बारी में, और ये 25, तो यानी कि 25% का प्रॉफिट हो गया उसको, राम को। तो इसका सही आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि आउटर रेडियस जो है स्फेरिकल सेल का वो 9 सेंटीमीटर है, थिकनेस जो है उस सेल की कितनी है, उस सेल की थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं ये एक 3D फिगर तो नहीं है, लेकिन इसको सोच समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक स्फेयर है, खोखला है अंदर से, और ये हो गया, ये चीज जो हो गई, ये इसकी थिकनेस हो गई, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि जो इसकी आउटर रेडियस यानी बाहरी रेडियस, तो यहां से मान लेते हैं, यहां से यहां तक, पूरी यहां तक, है ना, ये जो रेडियस है ये कैपिटल आर है। मान लेते हैं कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर, यहाँ क्वेश्चन के अंदर ये दे रखी है, मानना नहीं है। अब यहाँ पे ये थिकनेस क्या कहता है, थिकनेस कहता है कि 1 सेंटीमीटर हो गई, है ना। तो ये जो थिकनेस है, यही थिकनेस को जो है उसने 1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से ये अंदर की रेडियस को हम छोटी आर मान लेते हैं। तो ये छोटी आर कितना हो गया, ये 8 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि ये 9 में से 1 को घटा दिया तो 8 सेंटीमीटर आ गया। अब ये पूछता है कि वॉल्यूम कितना मेटल का उसमें इस्तेमाल हुआ है। तो अब क्या होगा इसमें, वॉल्यूम जो होता है स्फेयर का, वॉल्यूम जो होता है वो कितना हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, रेडियस का क्यूब, ये हो गया। अब यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, 4/3 पाई आर बड़ा वाला आउटर रेडियस, और आर का क्यूब, और अंदर वाला यानी कि इनर रेडियस का क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम। अब इसी को हमें निकालना है। तो 4/3 पाई जो है हमें 22/7 रखना है, और यहाँ पे आर क्यूब बड़ा वाला क्या है, यानी कि 9 का क्यूब, और छोटा वाला यानी 8 का क्यूब। अब यहाँ पे जो है हमें क्यूब पता होता है कि 9 का क्यूब कितना होता है, हमारा 9 का क्यूब 729 होता है, और 8 का क्यूब जो होता है वो हमारा 512 होता है। तो यहाँ पे जो है 4/3 22/7, और जब हम इनको माइनस कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 217। तो ये 7 से जो है सीधा 31 बारी में चला गया। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 88 हो जाएगा, और 88 को अगर 31 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 2728/3 हो जाएगा। इसको जो है हम 909 सही 1/3 लिख सकते हैं। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा, 909 1/3 सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, जहां पे के जो है एवरेज है इसका। तो यहाँ के एवरेज का मतलब कितना हो गया, इनका सम। अब इनका सम कितना है, अगर हम करेंगे तो 95, और ये नंबर ऑफ टर्म जो है ये कितनी है, 5। तो 5 से जब हम इसको काटेंगे तो 19 हो गया। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यू रख लेते हैं, 219 + 11, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 49। तो 49 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 7। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 5:3 दे रखा है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3024 रुपए दिया है, और उस पे 16% और 20% की जो है क्रमशः छूट दे रखी है, लगातार छूट दे रखी है, तो लाभ या हानि हमें बताना है कितना होगा। अब जैसे कि हम मानते हैं कि यहाँ जो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो है अनुपात 5:3 दिया हुआ है, और जो लगातार छूट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 16% और 20%। तो इनका अगर हम फॉर्मूला देखें
तो लगातार छूट का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100 होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 32.8% आ जाएगा। अगर हम 32.8 को लिखें तो ये परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो और यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो 1 जीरो और, तो 4 से तो ये हमारा चला जाएगा कितनी बारी में, 82 और 125 250 बारी में, है ना, 250 बारी में। अब इसको हम 2 से काट लेंगे तो 41 और ये 125, यानी कि 125 की चीज पे उसने छूट दे दी 41 की, तो उसने बेच दिया कितने में, 84 में, है ना। अब यहाँ पे अंकित मूल्य 5 है, यहाँ 25 है, 125 है, तो इसको जो है 25 से गुणा कर लेते हैं, तो ये 125 हो गया और ये 75 आ गया। अब ये 84 की ही जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 3024, तो ये कितना गुना है, ये यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि ये हमारा ये 36 गुना है। मुनाफा निकालना है तो कॉस्ट प्राइस निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं, तो अगर ये 36 गुना है तो कॉस्ट प्राइस अगर 75 में है और 84 में बेच दिया तो ये हमारा कितने का मुनाफा हो गया, यानी कि ये हमारा 9 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। तो इस 9 यूनिट को अगर हम 36 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 324 रुपए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, 324 रुपए का मुनाफा। ये था वीडियो का एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूं आपको ये सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे। सॉल्यूशन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सो दैट कि आप अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।